लिखे हैं? हाँ लिखे हैं। देखो लास्ट कहाँ पे? आज कल का क्लास कहाँ है? सर एक मिनट धर्मनिरपेक्ष ये हो रहा था, हाँ धर्मनिरपेक्षता हो गया था। हाँ सर सारा एक कॉपी। कल आप लोग का जो है धर्मनिरपेक्षता हो गया था, ठीक है। उसके अलावा समाजवादी हो गया था और पंथ निरपेक्षता तो हो ही गया था और लोकतांत्रिक भी हो गया था, ठीक है। मतलब आपका जो 3 जो पार्ट है ना, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और जो है लोकतांत्रिक, ये तीनों जो है पार्ट हम लोग कर लिए थे, ठीक है। अब जो है हम लोगों का जो पहला पार्ट था, जो हम लोग बोले थे कि हम लोग का जो है राज्य को कैसा बनाना है, क्योंकि हम लोग दर्शन की बात कर रहे थे कि जो प्रस्तावना का जो दर्शन है उस दर्शन में राज्य को कैसा बनाना चाहते हैं। तो राज्य को हम लोग कैसा बनाना चाहते हैं, तो हम लोग बता चुके थे कि संप्रभु है ना, संप्रभु बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हम राज्य को यही बनाना चाहते हैं। मतलब अगर जो है हम लोग अगर देखें तो राज्य को अगर प्रस्तावना के दर्शन को देखें तो प्रस्तावना का जो दर्शन है या उसका उद्देश्य है, किस तरीके का राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू संविधान, इसी तरीके का, ठीक है। अब दूसरा फेज में हम लोग आते हैं, कहाँ गया रजिस्टर। तो दूसरा फेज में आप सकते हैं। तो प्रस्तावना जो है अब क्या चाहता है, अब इसका दर्शन क्या है, ठीक है। अब ये चाहता है कि न्याय करना, क्लियर। अब ये न्याय देना चाहता है। किस तरीके का न्याय देना चाहता है? 3 तरीके का, ठीक है। मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। थैंक यू। किस तरह का न्याय देना चाहता है? तो 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। तो प्रस्तावना जो है न्याय किसको देगा? राज्य को तो नहीं देगा। न्याय किसको देगा? राज्य को देगा? नहीं देगा। किसको देगा न्याय? नागरिकों को, है ना। तो न्याय किसको देगा? नागरिकों को, ठीक है। तो किस तरह का न्याय देने के बाद किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये हो सकता है कि समता भी दे देता। हम लोग बात करते हैं कि जो है सामाजिक इक्वलिटी, बात करते हैं आर्थिक इक्वलिटी, बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी,
मतलब जो है इक्वलिटी देने की बात करते हैं कि भाई इक्वलिटी दे दें, लेकिन इक्वलिटी जो है अगर हम यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से देखें तो इक्वलिटी जो है एग्जैक्ट शब्द नहीं होगा, समझ में आया? मतलब अगर मान लीजिए कि सामाजिक रूप से जो है सभी को इक्वल कर दिया जाए, मान लीजिए जाए कि सामाजिक रूप से हम बोलें समाज में सभी को हम इक्वल कर दें, क्लियर, सबको हम इक्वल ट्रीट करें, तो क्या इक्वलिटी आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा। जैसे आर्टिकल जो है हम 15 को ही देखें, आर्टिकल 15 को ही देखें तो आर्टिकल 15 में तो बोला गया है कि किसी भी आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब है कि वहाँ पर सामाजिक आधार पर भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मतलब किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। तो ये इक्वलिटी तो हो गया, यहाँ पे इक्वलिटी हम ले आए। लेकिन समाज में सबको एक जैसा तो नहीं है, सबका क्षमता तो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का इतने सारे लोग हैं, सबका कैपेसिटी तो अलग अलग होगा। किन्हीं का ब्रेन बहुत अच्छा होगा, कोई लिखते बहुत अच्छा होगा, कोई बोलते बहुत अच्छा होगा, है ना। किसी को पढ़ने का कैपेसिटी बहुत हाई होगा, ठीक है। कोई होंगे कि बहुत ब्रिलियंट होंगे, कुछ लोग कमज़ोर भी होंगे। तो मान लीजिए कि इसमें से मान लीजिए कि 10 लोग जो है कमज़ोर हैं, बाकी लोग ब्रिलियंट हैं। तो एक जैसा सबको अगर ट्रीटमेंट करें, एक जैसा सबको करें, तो क्या 10 लोग भी बराबर हो जाएगा इनके साथ? 10 लोग जो है इसमें बहुत बेहतर हैं और 10 लोग कमज़ोर हैं, तो 10 लोगों को अलग से हमको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, उसको क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए। तो अगर हम 15 में अगर हम देखें, यहाँ तो सबको इक्वल दे दिया गया कि सब समान हैं, क्लियर, सबको समान हमने बना दिया। लेकिन समाज में कुछ वर्ग हैं, कुछ लोग हैं जो एक समान नहीं थे पहले से ही। जैसे स्पेशली महिला को समाज में इक्वल नहीं माना गया, क्योंकि जो है उनको दबाया गया था पहले के समाज में, ठीक है। तो महिलाओं के लिए जो है अगर आप एक समान कर देंगे तो फिर इनका तो मुख्य धारा में ही नहीं पाएंगे। तो आपको जो है इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ना। या फिर मान लीजिए कुछ जाति में खासकर SC और ST, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको समता नहीं देना है, बल्कि जो है हमको न्याय करना है, समझ में आया? मतलब अगर ये दे देंगे तो समता हो जाएगा, लेकिन अगर इन लोगों को छोड़ देंगे तो न्याय नहीं होगा। तो हमको न्याय करना है, तो न्याय क्या करना होगा कि इनको क्षमता के अनुसार इनको आपको क्या करना पड़ेगा, अवसर देना पड़ेगा, या क्षमता के अनुसार जो है इनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, समझ में आया? तो हमको यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने का जो है आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि जो है पिछड़े वर्ग को या महिलाओं को या बच्चों को जो है आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, समझ में आया? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला है। तो जब ये प्रोटेक्शन जब देने लगेंगे तो यही क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, समझ में आया? तो दोनों मंत्र हैं, क्षमता और न्याय। जस्टिस करने में अलग चीज़ है और इक्वलिटी देने में अलग चीज़ है। इक्वलिटी में भी आपको उनको और भी सपोर्ट करना पड़ेगा जो पिछड़ा हुआ लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग न्याय देने की बात किए, तो हम लोग न्याय में जो है सामाजिक न्याय, सोशल रूप से, जैसे हम लोगों ने बोला कि जैसे आर्टिकल 17 छुआछूत पर जो है पाबंदी लगा दिया। तो सभी के लोगों के साथ तो छुआछूत नहीं था, कुछ खास वर्गों के साथ था। तो उन खास वर्गों के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया उसको, है ना। कुछ खास वर्गों को हमने क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया। तो कैसे प्रोटेक्शन किया कि इनके लिए हम लोगों ने अलग से जो है क्या किया, लॉ बना दिया, अलग से लॉ बना दिया। SC ST एक्ट हमने बनाया ना, तो अलग से लॉ बना दिया। तो ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन वाला पार्ट हो गया। मतलब हम लोग देखते हैं कि जो है विधि के समान, विधि जो है सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है अलग से हम लोग व्यवस्था कर देते हैं। ये किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर। तो ये क्या हो गया, सामाजिक रूप से जो है हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया। महिलाओं को जो है
हम लोगों ने सामाजिक रूप से क्या किया, प्रोटेक्ट किया। तो इनके लिए जो है स्पेशल बहुत सारे कानून बने हुए हैं। चाहे अभी ये देखेंगे तो 2005 में जो है घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट बनाया गया था, अलग से महिलाओं के लिए स्पेशली है घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट। अब इसमें क्या है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर कोई भी जो है प्रताड़ित करता है ना, घर के सदस्य जो है या रिश्तेदार कोई भी प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ जो है आप केस कर सकते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ आप जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो ये जो है पहले बाहर में होता था तो बाहर के लिए तो कानून बना हुआ था, लेकिन अगर घर में हो रहा है तो घर के लिए जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कर दिया। तो हम लोग स्पेशल जो है क्या किए कि लॉ बना दिए, समझ में, स्पेशल लॉ हम लोगों ने बना दिया तो प्रोटेक्ट कर दिया महिलाओं को। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सामाजिक रूप से जो है हम लोगों ने न्याय करने का प्रयास किया। यही जो है दर्शन है न्याय का, कि सामाजिक रूप से जो है न्याय करने का। उसी तरह से जो है आर्थिक रूप से जो है हम लोग न्याय करने की बात करते हैं, इकोनॉमिकल रूप से। तो हम लोग जो है आर्थिक रूप से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए जो BPL है, नीचे गरीब लोग हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा एक्ट के माध्यम से हो, या मान लीजिए कि जो है या पेंशन के रूप में हो, या फिर अन्य माध्यम से जो है आर्थिक रूप से हम सपोर्ट करते हैं, या फिर आर्थिक रूप से जो है हम जो है नियोजन में जो है आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। ये भी क्या है, चूँकि रोजगार क्या है आर्थिक रूप से है, तो हम लोग नियोजन जो है, नियोजन में क्या किए हैं, आरक्षण दिए हैं कुछ वर्गों को, खासकर जो है SC ST पिछड़ा वर्ग, और अब महिलाओं, कुछ राज्यों में महिलाओं को भी दिया गया है। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन किया गया है, ठीक है। राजनीतिक रूप से भी जो है हमको जो है भागीदारी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक तो भागीदारी हम लोगों ने क्या किया, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा भागीदारी सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार, तो सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, सार्वभौमिक मताधिकार सभी को मत देने का अधिकार। तो पहले क्या होता था कि पहले जो है सभी को मत देने का अधिकार नहीं होता था, कुछ खास वर्गों को होता था। अगर हम लोग देखते थे फ्रांस वगैरह में, तो वहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट बना दिया गया था, और जो है उसमें से जो टैक्स देते थे उनको जो है मत देने का अधिकार होता था। जो निचले वर्ग होते थे उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। मतलब पहले वोटिंग देने का भी अधिकार में जो है कई तरीके के जो है विसंगतियाँ होता था, है ना, कुछ खास वर्गों को दिया जाता था। अगर अंग्रेज़ों के समय में भी देखेंगे 1935 के बाद जो है प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, तो उस समय भी मत देने का कुछ खास लोगों तक ही जो है अधिकार जो है सीमित किया गया था। तो इसलिए मत देने का अधिकार क्या है, हम लोगों ने सार्वभौमिक बनाया, मतलब सभी को जो है मत देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब सभी में कौन, तो सभी में तो सभी हो जाएगा, तो हम लोगों ने उसके लिए बनाया, पहले बनाया गया था जो भी 21 साल के जो नागरिक हैं, या 21 साल या उससे अधिक का जो भी नागरिक हैं, वो मत देने के भागीदार थे, वो मत दे सकते थे। लेकिन फिर उसको बाद में हम लोगों ने संशोधन कर दिया, ठीक है, और उसको 18 साल कर दिया। अब 18 साल के जो भी व्यक्ति हो गए या उससे ऊपर के व्यक्ति हैं, उनको मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यही है कि सबको जो है मत देने का अधिकार क्या हो गया, सार्वभौमिक मताधिकार। तो ये क्या है, राजनीतिक पार्ट सबसे पहला है कि राजनीतिक रूप से आपको चुनने का अधिकार दिया गया कि आप जो है अपने जो है प्रतिनिधियों को जो है चुन सकते हैं। जो भी 18 साल के हैं या उससे ऊपर के लोग व्यक्ति हैं, वो अपने जो है प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, अपने पसंद के जो है राजनेता को जो है चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, उसके अलावा राजनीतिक रूप से भागीदारी, कोई भी व्यक्ति जो है MLA MP के चुनाव में खड़ा हो सकता है, भारत का नागरिक है तो खड़ा हो सकते हैं, कोई रोक नहीं है। अगर विधि के अनुसार जो है, विधि के अनुसार शर्तों को अगर पूरा कर लेते हैं तो आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है। आप भारत का नागरिक हैं, आपका वोटर ID कार्ड में नाम है, आपका एज जो है 25 ईयर हो गया, आप खड़े हो जाइए, क्लियर। तो ये किसी को रोक नहीं सकते हैं आप। और कुछ खास वर्ग जो है उनका समाज में नहीं है, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया है, जैसे SC और ST,
तो SC ST और महिला को भी बना दिया गया है। 33% आरक्षण उनको भी दे दिया गया है। वो अलग बात है कि 2029 में लागू होगा, क्या कि अभी जनगणना हुआ नहीं है, तो जनगणना होगा उसके बाद जो है उसको लागू किया जाएगा, लेकिन उनको भी अधिकार अब दे दिए गए। अब 3 वर्ग जो है विधानसभा और लोकसभा, इन दोनों में जो है रिजर्वेशन में आ गए। SC ST को पहले से दिया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय से ही, और महिला को जो है अभी जो है पास करके बिल दे दिया गया। तो 2029 में उनको मिलेगा महिलाओं को भी। अब वो विधानसभाओं में जितना भी सीट है उसका 33% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। और उसमें भी आरक्षण का व्यवस्था, जैसे SC है तो SC का रोटेशन प्रणाली में चलेगा 33% में, क्लियर। तो महिलाओं का भी अब हो गया। तो ये क्या है, राजनीतिक अधिकार दिया। तो ये क्या है, न्याय देना हो गया। तो हम लोग जो है, दूसरा है नागरिकों को क्या करना है, न्याय देना है, क्लियर। तो इसको करवा देते हैं, लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला लिखो सामाजिक न्याय। पहला पॉइंट लिखो सामाजिक न्याय। उसमें लिखो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। लाइन चेंज कीजिए, लिखिए अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों में अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के मामले में निषेध का प्रवेश के मामले में विभेद का निषेध किया गया है। नहीं, विभेद का देखो, विभेद का निषेध, विभेद का निषेध किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 18 के तहत राज्य द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। लाइन चेंज कीजिएगा, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। लाइन चेंज कीजिएगा, फिर लिखिएगा उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में जोर दिया है कि काम की मानवोचित दशाएं प्रसूति सहायता, अवकाश, पिछड़े वर्गों की आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, न्यूनतम मजदूरी, बेगार का प्रतिषेध,
मतलब बेगार पर रोक लगाना। प्रतिषेध आदि प्रावधानों का लक्ष्य, आदि प्रावधानों का लक्ष्य सामाजिक न्याय है। आदि प्रावधानों का लक्ष्य सामाजिक न्याय है। क्लियर? तो सामाजिक न्याय अगर हम लोग देखें तो सामाजिक न्याय में जो है अगर संवैधानिक रूप से अगर प्रोविज़न देखें तो सामाजिक न्याय का प्रोविज़न कहाँ पर मिलता है? जैसे आर्टिकल 15 में जो है सामाजिक रूप से जो है न्याय लाने का जो है बात किया गया है, और किसी भी प्रकार के भेदभाव को जो है प्रतिषेध किया गया है। किसी प्रकार का भेदभाव अगर होता है तो उसको प्रतिषेध किया गया है। मतलब प्रतिषेध मतलब होता है रोक लगाना, रोक लगाया गया है। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जो है किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, सार्वजनिक जो है वाहनों में किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कभी कभी देखते होगा ना, कोई होटल है, कोई मान लीजिए कि होटल बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, कोई जो है कुर्ता पजामा पहन के चला गया तो उसको घुसने नहीं दिया जाता है, कोई गमछा लपेट के चला गया तो उसको घुसने नहीं दिया जाता है ना। अभी एक दिल्ली का एक मामला आया था, अभी कोई बिहार का ही एक जो है लेखक था, उसका नाम नीलोत्पल था, है ना। तो वो लेखक था तो वो जो है गमछा लपेट के जो है कुर्ता और जींस पहन के जो है उसी टाइप का रहता ही था। लेखक था तो लेखक तो ऐसे भी जो है आधा जो है पागल ही होता है ना। तो गमछा लपेट के जो है अपना चल दिया। तो गेट के पास दरबान था, दरबान बोला कि रुको, तुमको अभी अंदर नहीं जाना है। बोला क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं, गमछा उतार के जाओ। तो बोला कि गमछा क्यों उतारे? भाई ये हमारा पहचान है, कल्चर का पहचान है, भाई बिहारी है। नहीं घुसने दिया। बोला नहीं, जाने नहीं देंगे। हमारे यहाँ जो है हमारा होटल का जो है जो ड्रेस कोड है वो आपका गमछा नहीं आता है। तो भाई उसने कंप्लेंट कर दिया कोर्ट में कि भाई जो है गमछा लेके जाना या गमछा लेना नहीं लेना ये कैसे बन गया होटल में प्रवेश करने का जो है जरिया। कोई अगर गमछा लेके जाएगा तो उसको आप होटल में प्रवेश नहीं करने देना, ये तो भेदभाव है। इसका मतलब जो है उसके मूल स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि भाई वो बिहार का है, उसका कल्चर है, उसका पहनावा है, और उसको आप उस पहनावे पे अगर एंट्री नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके साथ मूल स्थान के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। तब कार्रवाई हुआ कोर्ट के द्वारा कि बोले कि नहीं है भाई, सिंपल है कि इसके साथ भेदभाव किया गया है। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये सामाजिक रूप से विभेद हो जाता है। किसी को जो है ट्रेन में नहीं बैठने देना, किसी को बस में नहीं बैठने देना, या किसी भी आधार पर भेदभाव करना। मान लीजिए कोई व्यक्तिगत रूप से, पहले तो होता था ना, पहले गांव देहात में होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर छोटा जात का है अब बड़े जात के यहाँ जो है चला गया तो उसको घर के अंदर एंट्री नहीं मिलता था, दरवाजे के बाहर में रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो आ जाएगा तो छुआ जाएगा उसका घर। तो भेदभाव तो इतने अंदर तक होता था। हम लोग पढ़ते थे कि एक जाति था जो गुप्त काल में जो है उस जाति का जो है प्रादुर्भाव हुआ था गुप्त काल में, गुप्त पीरियड में। उसका नाम था चंडाल। चंडाल आप लोग जानते होंगे, चंडाल किसको बोलते हैं? नहीं जानते हैं? चंडाल जो शमशान वगैरह में रहता है ना, जो लाश वगैरह को जो है जलाता है ना, उसको डोम के रूप में बोलते हैं। तो वैसे जो है चंडाल के बारे में बोला जाता है कि जब वो आता था तो उसके पास एक वो होता था, तबला टाइप का होता था, कि मतलब वो आता था तो फिर बजाता था कि मतलब हम आ रहे हैं। ठीक है, तो जब बजता था तो लोगों को मालूम चल जाता था कि चंडाल आ रहा है, तो लोग जो है रोड खाली कर देते थे, है ना, रोड खाली कर देते थे। वो बजाते बजाते जो है चलता था और फिर चला जाता था, फिर लोग बाहर निकलते थे, रोड को धोते थे और उसके बाद फिर उस पर चलते थे। तो ये तो भेदभाव इतना जो है तह तक होता था। तो ये सब अगर हो रहा है तो इसको आप तभी ख़त्म कर सकते हैं जब उनको राइट देंगे, अधिकार देंगे, जब आप उस पर रोक लगाएंगे। रोक नहीं लगाएंगे तब तक होगा नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी फंडामेंटल राइट, चूँकि फंडामेंटल राइट है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो है किसी के साथ विभेद ना हो, ये क्या है? मूल अधिकार बनाया गया है।
लेकिन मूल अधिकार तब तक फोर्सेबल नहीं होगा जब तक उस पर कोई विधि न बनाया हुआ हो, कोई लॉ ना हो। अगर मान लीजिए कि हम लोग को दिया गया आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार दिया गया है। अब मान लीजिए बोलने का अधिकार है तो भाई हमको तो मालूम है कि बोल सकते हैं हम। अगर उसमें विधि ना बनाया जाए तो कोई किसी को कुछ भी बोल के निकल जाएगा, या तो फिर जो सबसे मजबूत होगा वो बोलेगा, जो सबसे कमज़ोर होगा उसको बोलने नहीं देगा। अब कोई उसको बोलने के लिए आया कि भाई जो है आपका जो है गाय जो है हमारा खेत चढ़ गया, उसको पीट दिया, तो अगला बार से जब भी गाय उसका खेत चढ़ेगा वो बोलने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मार खा जा रहा खुद भी, तो बोलने आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लॉ नहीं बना हुआ है। लॉ बना हुआ है, अगर कोई अगर बोलना चाहे और अगर कोई उसको पीट देता है या रोक लगा देता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट में या थाने में जा सकते हैं कि देखिए हमको बोलने नहीं दिया गया, हम अगर बोलने गए तो हमको पीट दिया गया। तो लॉ है तब आपका जो है फंडामेंटल राइट भी मिलेगा। नहीं लॉ होगा तो फिर वो वायलेंस होगा ही होगा, ये यकीन मानिए। जैसे हम लोग बोले ना कि भेदभाव से जो है निषेध कर दिया गया, लेकिन भेदभाव खाली निषेध करने से नहीं होगा, बल्कि उसमें लॉ आपको बनाना ही पड़ेगा कि अगर कोई कर दिया तो फिर क्या। चलो मान लिए कि चलो संविधान में लिख दिया गया कि भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो भेदभाव तो नहीं किया जाएगा, संविधान में लिख दिया गया। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे अगर मान लीजिए गांव में भेदभाव हुआ तो फिर उसके लिए वो क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन क्या है? तो उसको कोई वैसा हथियार तो होना चाहिए ना, तो हथियार उसको दिया गया SC/ST एक्ट के तहत। कोई भी जाति सूचक शब्द का जो है प्रयोग करेगा, कोई जो है उसके साथ भेदभाव करेगा, तो आप जो है उस एक्ट के तहत जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, लोग क्या करता है, डर फैलाता है, मतलब वो लोगों को करने से रोकता है कि अगर हम करेंगे, अगर कंप्लेन कर देगा तो हम जेल में भी जा सकते हैं। तब फिर वो क्या करेगा, तब फिर वो नहीं करेगा। समझ में? तो ये जो है लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या करता है, फोर्सबल बनाता है। विदाउट लॉ जो है फोर्सबल नहीं बनता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को फोर्सबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट उसको जो है आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अगर मान लीजिए आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का अगर वारंट होता है, वारंट अगर हो जाता है, तो आप सीधे पहुंच सकते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे कोई भी केस में आप सीधे हाई कोर्ट नहीं पहुँचेंगे। कोई भी केस अगर आपके ऊपर हुआ, मारपीट हुआ, तो आप सीधे आप जाएंगे कहाँ पे, जिला न्यायालय में केस लड़ने के लिए। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट ही है जो अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। ये जो है न्यायालय के द्वारा जो है फोर्सेबल बनाया गया, समझ में? न्यायालय के द्वारा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं और तुरंत सुनवाई वो कर देगा आपको। जैसे उसको लगेगा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो सुनवाई कर देगा, तुरंत जो है आपको दिलवा देगा। आप लोग JPSC के रूप में जाते हैं ना, JPSC का जब भी रिजल्ट में जो है विसंगति होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट तो पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल अवसर की समता जो है उसमें भेदभाव हो गया, इसमें गड़बड़ी किया गया। मान लीजिए कि अगर पैसा लेके गड़बड़ी कर दिया गया, या मान लीजिए कोई नंबर का इधर उधर कर दिया गया, तो बोलते हैं ना कि भाई चूँकि अवसर का जो है आपको जो है नियोजन में अवसर की समता है, तो अवसर की समता में भेदभाव हुआ तो जो है आपका फंडामेंटल राइट का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो JPSC का कोई भी मामला होता है आप हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं, पहुँचते हैं ना हाई कोर्ट, ये सर देखिए यहाँ पे ये विसंगति हो गया है, ये क्वेश्चन लीक हो गया है ना, ये रिजल्ट गड़बड़ हो गया है, तो हाई कोर्ट तुरंत सुनवाई कर देता है, केस को करता है ना। तो यही हुआ आपका फंडामेंटल राइट। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता किसी अधिकारी को लेकर, तो भाई ये जो है हमारे साथ गलत कर रहा है, वो हाई कोर्ट फिर नहीं सुनेगा। तो ये जो है फंडामेंटल राइट जो है आपका इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। और ये फंडामेंटल, हाँ हाँ, देखिए फंडामेंटल राइट में क्या है ना कि आपको जो है बोलने का अधिकार है, लेकिन उसमें लिमिटेशन भी है। आपका बोलने का अधिकार तब तक है जब तक अगला दूसरे व्यक्ति को जो है आप हर्ट ना कर दें। हर्ट अगर कर देते हैं तो वहाँ से लिमिटेशन हो जाता है। आप बोलिएगा तब तक बोलिएगा जब तक दूसरा व्यक्ति हर्ट ना हो।
अगर दूसरा व्यक्ति अगर उसको गरिमा पर ठेस पहुंचा तो आपका लिमिटेशन आ गया, फिर वो केस कर देगा आपके खिलाफ। आप मान लीजिए गाली दे दी, हेट स्पीच बोल दिए, तो वो लिमिटेशन है, आप हेट स्पीच नहीं कर सकते। बोलने का अधिकार तो है लेकिन हेट स्पीच नहीं है। किसी को पर्सनली या कोई सामूहिक रूप से आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप किसी के प्रेस्टीज को जो है खराब नहीं कर सकते हैं गलत तरीके से, तो वो आपके ऊपर फिर मानहानि का केस हो जाएगा। फिर आपको मालूम चलेगा कि या तो आप जेल जाइएगा या तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा। नहीं, तो लिमिटेशन इसका है। बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है लेकिन लिमिटेशन के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बोलने के अधिकार में क्या लिमिटेशन है। आपको पता नहीं है तो आप तो बोल ही दीजिएगा, लेकिन आपको पता है तो आप उस लिमिटेशन के अंदर में ही बात कीजिएगा। समझ में? उसके अलावा है कि जो है सामाजिक न्याय में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी जो है सामाजिक, आर्थिक और न्याय लाने के लिए जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे जो है सामाजिक, राजनीतिक और जो है आर्थिक न्याय जो है स्थापित हो, है ना, या प्राप्त हो। ठीक है। उसके अलावा जो है कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें जो है सामाजिक न्याय लाने का जो है प्रयास किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जोर दिया है कि जो है चाहे न्यूनतम मजदूरी हो, है ना, या प्रसूति सहायता हो, ठीक है, या फिर जो है मान लीजिए कि बेगार समझते हैं ना, बेगार नहीं, हाँ हाँ, एक होता है ना बेगार, एक होता है बंधुआ मजदूरी, है ना। बंधुआ मजदूरी में क्या है कि जो है किसी को पैसा उसने दिया है, गुलाम उसको बंधुआ बनाकर जो है काम करवाता है। बेगार में क्या होता है कि जो है पैसा दिया जाता है लेकिन जो है आपकी इच्छा नहीं है काम करने का, लेकिन जो है फिर भी आपको काम करवाया जा रहा है, या कम मजदूरी दिया गया, या बेगार नहीं भी दिया गया, कहीं कहीं पैसा दिया भी नहीं जाता काम करवा के, तो वैसा में भी जो है आप नहीं कर सकते हैं। उसको बेगार प्रथा भी जो है बंद कर दिया गया है कि जो है बिना पैसा दिए काम करवा लिया जाता था, तो वो नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल है, सेना को ज़रूरत पड़ेगा तब को करवा लेगी सरकार, है ना, या फिर कोई सार्वजनिक कार्य होगा तो उसमें करवा लेगी, लेकिन बाकी में नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, यही सामाजिक न्याय है। तो जब भी सामाजिक न्याय से पे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कहाँ से स्पष्ट करेंगे? प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, तीनों जगह जोड़ के बताएंगे। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि कभी भी क्वेश्चंस जो है आपका कंप्लीट तभी होता है जब आप उसका सारा डायमेंशन को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। पॉलिटी में क्या होता है कि जैसे हिस्ट्री में होता है ना, हमने हिस्ट्री में पढ़े कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में अशोक हम पढ़ते हैं, तो अशोक का हम हर डायमेंशन पढ़ते हैं, तो उसका कई डायमेंशन होता है। जैसे अशोक का हम जो है आर्थिक पढ़ेंगे, है ना, अशोक का सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है अशोक का जो है सांस्कृतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो ये डायमेंशन होता है। किसी भी हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे आपको तो ये जो है 5 डायमेंशन में आपको पढ़ना होता है। कोई भी साम्राज्य का, कोई भी साम्राज्य पढ़िए, मौर्य साम्राज्य पढ़िए तो उसका राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, है ना, उसके अलावा जो है सांस्कृतिक व्यवस्था, जो उसका व्यवस्था है ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक डायमेंशन होता है। पॉलिटी में क्या होता है कि पॉलिटी में जो है डायमेंशन इसका क्या है, इसमें भी है सामाजिक, आर्थिक और जो है सामाजिक, आर्थिक जो है और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये व्यवस्था तो आपका है ही। किसी का जो है पॉलिटी में जो भी लॉ है, जो भी प्रोसेस है, उसका सामाजिक इफेक्ट क्या पड़ता है, आर्थिक इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो है राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन पॉलिटी जो है हमेशा एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद के साथ क्या होता है ना, जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना को के साथ आप तब तक जस्टिस नहीं करेंगे जब तक जो है आप फंडामेंटल राइट में नहीं पहुँचेंगे। प्रस्तावना को स्पष्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल राइट में जाना ही पड़ेगा। जैसे सामाजिक न्याय बोलेंगे तो फंडामेंटल राइट में आपको जाना पड़ेगा, आर्टिकल 15 बताना पड़ेगा, 17 बताना पड़ेगा, और डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो प्रस्तावना प्लस फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी,
ये आपका जुड़ा हुआ है, तीनों जोड़ के ही आपको जो है आंसर बताना है, तब जाके आपका आंसर क्या होगा, परफेक्ट होगा। खासकर सामाजिक वाला पार्ट है। जैसे हम लोग मान लीजिए धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पढ़े हैं, तो आर्टिकल 25 से 28 गए ना फंडामेंटल राइट में, समझ में? तो आपको जोड़ना पड़ेगा, वहाँ से लेके आपको आना पड़ेगा, तब आप उसको स्पष्ट कीजिएगा। तो हमेशा याद रखिए कि पॉलिटी में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है, और आपको उसी टॉपिक को, डायमेंशन को बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा। हैं मॉडर्न क्या बोले, जोड़ सकते हैं, लेकिन वो स्पेस देखना पड़ेगा आपको कि स्पेस है कि नहीं वहाँ पर जोड़ने का। अगर जोड़ने का स्पेस है तो आप जोड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन के डिमांड पे होता है, वो बताएंगे हम लोग फिर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय देखिए, संविधान में वर्णित समानता न केवल विधि के क्षेत्र में है, न केवल विधि के क्षेत्र में है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी है। प्रस्तावना में जिस राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, उसे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उसकी संपत्ति और शिक्षा पर ध्यान दिए बिना राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले सके। राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले सके, इसी को पूरा सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा किया गया। सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। राजनीतिक न्याय के लाइन चेंज कर लीजिएगा। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत
सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। आर्थिक न्याय। नेक्स्ट, आर्थिक न्याय। उसमें लिखिए संविधान में वर्णित निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य का उद्देश्य जिनके पास धन है उनसे छीनकर निर्धनता का उन्मूलन करना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय धन और संपत्ति के स्रोतों में वृद्धि करके सभी लोगों में समतापूर्वक वितरण करना है। लाइन चेंज कीजिए। आर्थिक न्याय के अंतर्गत सभी लोगों को
समतापूर्वक सभी लोगों को समतापूर्वक अवसर देना है, चाहे वह सार्वजनिक नौकरियों में हो, व्यवसाय में हो, सार्वजनिक नौकरियों, व्यवसाय या अन्य आर्थिक गतिविधियों में हो। ठीक है, तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा है कि जो है आर्थिक रूप से जो है क्या करना है, संपन्नता बनाना है। तो आर्थिक रूप से क्या है, ये थोड़े कि सबका धन लेकर जो है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि सबका धन ले लेंगे और फिर उसको समतापूर्वक हम बांटेंगे, नहीं। यहाँ पे ये नहीं कि मतलब जो है दूसरे के धन को लेकर जो है ये करना है। यहाँ पे है कि हम राज्य का ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, इस तरीके से जो है उसका आर्थिक वृद्धि करेंगे और उसका जो है जो भी राज्य में जो भी लोग शामिल हैं उनका जो है हम वितरण जो है समतामूलक करेंगे। उस जो विकास होगा उस विकास का लाभ जो है समतामूलक करेंगे। देखो आर्थिक न्याय आज के डेट में अगर देखेंगे तो आर्थिक न्याय में थोड़ा सा कमी है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं डेवलपमेंट करने का, लेकिन जो है आर्थिक रूप से जो वितरण वाला पार्ट है ना, उस वितरण वाले पार्ट में जो है कमज़ोर हो गए हैं। क्योंकि जो है कुछ लोग जो है बहुत अमीर हो गए हैं, मतलब कुछ लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये क्या हो गया, असमानता हो गया और आर्थिक असमानता हो गया। ठीक है, और हम लोग हाँ क्या, देखो कोई ऐसा डेटा नहीं है, जब तक देखो ये जब तक सर्वे नहीं होगा तो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे, ठीक है, कि किसके पास कितना धन है, तो डेटा कैसे आएगा, कितना % लोगों के पास कितना धन है, तभी तक तो आर्थिक सर्वे हुआ ही नहीं है। ऐसा जो हो आकलन किया जाता है कि जो है आकलन किया जाता है, राजनीतिक जो है ये भाषण है कि जिसमें जो है 22 लोगों के पास जितना धन है उतना जो है 70 करोड़ के लोगों के पास धन है। मतलब जो है 70 करोड़ के पास जितना धन है उतना 22 लोगों के पास है। ठीक है, तो ये एक आकलन किया जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब तक इकोनॉमिकल सर्वे नहीं होगा तो मालूम कैसे चलेगा। मेरे पास आके सरकार पूछेगा ना कि भाई आपके पास कितना धन है, तब ना हम बताएंगे। अकाउंट से थोड़ी पता चलता है मेरे घर में कितना धन है, गाड़ी है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, अपना मकान है कि नहीं है। तो आर्थिक सर्वे होगा तब एग्जैक्ट आएगा कि हर नागरिक के पास कितना धन है, किसके पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास कम है। ठीक है, तो वो है, तो इसलिए अभी वो सा नहीं बोला जाता, लेकिन ये है कि जो है असमानता दिखता है। कुछ लोगों के पास जो है खाने का पैसा नहीं है, कुछ लोग बोला जाता है लगभग 44% लोग हैं जो है जिनके पास जो है इतना पैसा नहीं है कि 2 टाइम खा सके, 1 टाइम भूखा ही सो जाते हैं। ठीक है, एक डेटा तो है कि 80 करोड़ लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत जो है अनाज दिया जा रहा है। एक तो डेटा है 140 करोड़ की आबादी में जो है 80 करोड़ लोग जो है BPL कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी रेखा के बराबर में है तो उसको तो जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है खाने के लिए। इसका मतलब उसके पास क्षमता नहीं है ना खरीदने का। अगर उसके पास पैसा होता खुद से खरीद कर खाने का तो सिंपल सा बात होता कि फिर वो तो APL में आ जाता है ना, लेकिन वो BPL में है हाँ, तो APL में आ जाता, मतलब एबव पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला जाता, तो उसको हम नहीं देते हैं। तो उसके पास क्षमता है, लेकिन जो BPL है बिलो जो है उसको हम देते हैं, और उसका संख्या कितना 80 करोड़ है। 140 करोड़ में 80 करोड़, समझ में? तो बहुत बड़ा संख्या है कि जो इसमें क्या है, असमानता है। तो ये क्या है, एक तो असमानता है आय के साथ असमानता,
कुछ राज्यों में देखेंगे, गोवा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, और झारखंड जैसे राज्यों में आएंगे तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, समझ में? तो बहुत अंतर है। तो एक राज्य में 77,000 रुपया जो है मंथली कमा रहा है, और एक राज्य में जो है 1,500 रुपया मंथली नहीं कमा पा रहा लोग, तो कितना अंतर हो जा रहा है। तो आय की असमानता तो है। दूसरा क्षेत्रीय असमानता भी है। कुछ राज्य जो है बहुत रईस है, जैसे गोवा जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य, है ना, हरियाणा जैसे राज्य, पंजाब जैसे राज्य, ये सब खूब रईस है। लेकिन कुछ राज्य जो है बहुत गरीब में है, जैसे झारखंड। झारखंड राज्य तो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य में है? और संसाधन खूब ज़्यादा है, रिसोर्सेज तो झारखंड में खूब है, कोल, अवरक, है ना, आयरन, सब तो भरा पड़ा है। लगभग 60% एवब जो है कोल मिनरल्स जो है झारखंड राज्य में है, लेकिन फिर भी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य। इतना पिछड़ा है, इंटीरियर क्षेत्र में कभी चले जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि मतलब लोगों के पास कपड़ा तक नहीं है, और कुपोषण का शिकार बच्चे हैं। अगर कभी घूमने का मौका मिले, पाकुड़ उकुड़ क्षेत्र में चले जाइएगा तो मिल जाएगा आपको। जामताड़ा साइड में जाइएगा तो जो है अभी भी वहाँ मिट्टी का घर जो है, और जो है छप्पर जो है दिया हुआ आपको मिल जाएगा। खूब थोड़ा मोड़ा नहीं, एक दो नहीं, पूरा पूरा गांव इस टाइप का है, मतलब घर नहीं बना पाते हैं। मेन रीजन एक तो क्षेत्रीय असमानता है ना, सबसे बड़ी बात है क्षेत्रीय असमानता है। जो हम लोग जो पंचवर्षीय योजना चला, या फिर जो आपका जो है जो खाद को बढ़ाने का जो है प्रयास किया, क्योंकि झारखंड भी मिनरल्स तो है, लेकिन मिनरल्स का फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। उस तरह का रोज़गार में यहाँ के लोग नहीं जा पाते हैं स्थानीय रूप से। प्लस है कि जो है उस मिनरल का जो है लॉयल्टी जो मिलता है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जो है उससे जो है राज्य का जो है डेवलपमेंट हो सके। प्लस राजनीतिक रूप से भी जो है सक्षमता नहीं है, राजनीतिक रूप से भी भ्रष्टाचार है, उस चीज़ को जो है करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा रीजन है, एक नहीं है, आर्थिक है, सामाजिक भी रीजन है ना। सामाजिक रीजन ये भी है कि खासकर यहाँ पे अगर जनजातियों की संख्या देखें तो जनजातियों में अभी भी जो है शिक्षा का वो स्तर नहीं आ पाया है। अभी भी जो है नशा खूब चलता है ना। अभी भी जो लोग जो है हड़िया और जो है शराब जो है, तो सिंपल सी बात है कि अगर नशा में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आप रोज़गार भी, अगर थोड़ा पैसा कमा भी रहता, नशा में उड़ा दे रहे हैं आप, तो संपन्नता तो आ नहीं रहा है। ये भी एक रीज़न है। तो बहुत सारा रीज़न है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब रीज़न है, उस पर अभी नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका जो है न्याय वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद है हम लोग का स्वतंत्रता। अब जो है इसमें जो है हम लोग देखें न्याय, स्वतंत्रता और जो है, तो स्वतंत्रता का बात किया गया है आपके प्रेम्बल में। ठीक है, एक राज्य हम बता दिए, न्याय बता दिए और स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता किसका? स्वतंत्रता किसका मतलब विचार का, है ना, विचार की स्वतंत्रता। अगर आप प्रेम्बल देखेंगे तो वहाँ पे जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो किसका स्वतंत्रता? विचार, मतलब जो आपका आइडियाज़ है ना, उसकी स्वतंत्रता को जो है ये बात करते हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, ठीक है, तो अभिव्यक्ति का जो है बात किया गया है